सब चीजें अपने आप को समझने के लिए एक ऐसा मार्ग चुनती है जो उसे इस असीम ब्रह्मांड की यात्रा कराने के लिए बिल्कुल सही हो। हर बार एक ऐसा वक्त आता है जो हमें समझाता है कि हमारे पूर्वजों ने अपने फायदे के लिए असीम ब्रह्मांड को किस तरह से देखा था। हर बार बस एक ही चीज हमको दिखती है और वह है हमारी ऐसी सोच जो हर एक सभ्यता को अपने आप में अलग करती है। तो चलिए चलते हैं एक ऐसे सफर पर जो हमें समझाए कि हमारी असलियत क्या है। धूल के कण और नेबुला ब्रह्मांड को आकार देने वाली ब्रह्मांडीय प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके निर्माण में जटिल खगोलीय घटनाएं शामिल है जो तारकीय और अंतरतारकीय विकास के विभिन्न चरणों को कवर करती है। धूल के कण तारों के अवशेषों से उत्पन्न होते हैं। जैसे जैसे तारे विकसित होते हैं वे विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरते हैं, जैसे सुपरनोवा या तारकीय हवाएं जो भारी तत्वों को अंतरिक्ष में छोड़ती है। ये तत्व शीतलन गैस में धूल के कणों में संघनित हो जाते हैं। अंतरतारकीय धूल के कण कार्बन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन और लोहे जैसे तत्वों से बने होते हैं। ये तत्व सिलिकेट, ग्रेफाइट और पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन PAH जैसे यौगिक बनाते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार की धूल के कण संरचनाएं बनती है। हाइड्रोजन और हीलियम से भारी तत्व परमाणु संलयन के माध्यम से तारों के कोर में उत्पन्न होते हैं। जब तारे अपना ईंधन समाप्त कर लेते हैं तो वे इन तत्वों को अंतरिक्ष में बाहर निकाल देते हैं, जिससे अंतरतारकीय माध्यम ISM में धूल की मात्रा बढ़ जाती है। सुपरनोवा विशाल तारों की विस्फोटक मृत्यु धूल के कणों का एक प्रमुख स्रोत है। सुपरनोवा के दौरान तीव्र गर्मी और दबाव भारी तत्वों को संश्लेषित करते हैं, जो तब तारे के विस्फोट के साथ अंतरिक्ष में बाहर निकल जाते हैं। विशाल तारों से आने वाली तारकीय हवाएं भी धूल के निर्माण में योगदान करती है। ये हवाएं तारे की बाहरी परतों को उड़ा देती है, धूल बनाने वाले तत्वों को ISM में ले जाती है, जहां वे ठंडे होकर ठोस कणों में संघनित हो सकते हैं। जब कम से मध्यम द्रव्यमान वाले तारे अपने जीवन के अंत तक पहुंचते हैं तो वे अपनी बाहरी परतों को गिरा देते हैं, जिससे ग्रहीय नेबुला बनते हैं। भारी तत्वों से भरपूर निष्कासित पदार्थ ठंडा होकर धूल के कणों में संघनित हो जाता है। ISM में तारों से निकाले गए तत्व ठंडे होकर धूल के कणों में संघनित हो जाते हैं। यह प्रक्रिया अंतरिक्ष के घने ठंडे क्षेत्रों में होती है, जहां तापमान इतना कम होता है कि ठोस कण बन सके। धूल के कण आणविक बादलों में पाए जाते हैं जो ISM में गैस और धूल के घने क्षेत्र हैं। ये बादल नए सितारों और ग्रहों के जन्मस्थान है और धूल उनके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेबुला अंतरिक्ष में गैस और धूल के बड़े बादल हैं। वे सुपरनोवा विस्फोटों के अवशेषों, मरते हुए सितारों से निकलने वाले बहिर्वाह या आणविक बादलों के भीतर क्षेत्रों के गुरुत्वाकर्षण पतन से बन सकते हैं। उत्सर्जन नेबुला तब बनते हैं जब युवा गर्म सितारों से उच्च ऊर्जा पराबैंगनी प्रकाश आसपास की गैस को आयनित करता है, जिससे यह प्रकाश उत्सर्जित करता है। इन नेबुला में धूल की उपस्थिति प्रकाश को अवशोषित और बिखेर सकती है, जिससे आश्चर्यजनक दृश्य प्रभाव पैदा होते हैं। परावर्तन निहारिकाएं तब बनती है जब आसपास के तारों से आने वाला प्रकाश धूल के कणों द्वारा बिखर जाता है। उत्सर्जन निहारिकाओं के विपरीत वे अपना स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, बल्कि वे परावर्तित तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, जो बिखराव के कारण अक्सर नीले दिखाई देते हैं। डार्क निहारिकाएं गैस और धूल के घने बादल होते हैं जो अपने पीछे की वस्तु से आने वाले प्रकाश को अवरुद्ध करते हैं। इन निहारिकाओं में मौजूद धूल दृश्यमान प्रकाश को अवशोषित कर लेती है, जिससे वे तारों और अन्य निहारिकाओं की उज्जवल पृष्ठभूमि के विरुद्ध काले धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। बनते हुए तारों के आसपास धूल और गैस घूर्णनशील डिस्क में जम सकती है, जिन्हें प्रोटोस्टेलर या प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क के रूप में जाना जाता है। ये डिस्क वे स्थान है जहां ग्रह, चंद्रमा और अन्य छोटे पिंड अभिवृद्धि की प्रक्रिया के माध्यम से बन सकते हैं। प्रोटोस्टेलर डिस्क में धूल के कण आपस में टकराते हैं और एक साथ चिपक जाते हैं, धीरे धीरे बड़े समुच्चय में बढ़ते हैं। यह प्रक्रिया, जिसे अभिवृद्धि के रूप में जाना जाता है, ग्रहों के निर्माण खंड प्लैनेटेसिमल्स के निर्माण की ओर ले जाती है। धूल आणविक बादलों में गैस को ठंडा करके स्टार निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे जैसे गैस ठंडी होती है, यह नए सितारों को बनाने के लिए
अपने गुरुत्वाकर्षण के तहत बह सकती है। धूल के कण रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए सतह प्रदान करते हैं जो H2 जैसे अणु बनाते हैं जो गैस को और ठंडा करते हैं। धूल के कण पराबैंगनी और दृश्य प्रकाश को अवशोषित करते हैं और इसे अवरक्त विकिरण के रूप में फिर से उत्सर्जित करते हैं। यह पूर्ण उत्सर्जन एक महत्वपूर्ण अवलोकन विशेषता है जिससे खगोलविदों को धूल से अस्पष्ट क्षेत्रों में धूल और स्टार गठन प्रक्रियाओं का अध्ययन करने की अनुमति मिलती है। ISM में धूल के कण विभिन्न प्रक्रियाओं जैसे स्पटरिंग के अधीन होते हैं जहां उच्च ऊर्जा कण उनकी सतहों को नष्ट कर देते हैं और जमावट जहां दाने एक साथ चिपक जाते हैं। ये प्रक्रियाएं समय के साथ धूल के कणों के आकार और संरचना को प्रभावित करती है। सुपरनोवा झटके और तारकीय हवाएं ISM को संपीड़ित और गर्म कर सकती है जिससे नए धूल के कणों का निर्माण शुरू हो सकता है। ये झटके मौजूदा कणों को भी नष्ट कर सकते हैं जिससे अंतरिक्ष में धूल के गतिशील जीवन चक्र में योगदान मिलता है। धूल के कण ISM के रासायनिक संवर्धन में योगदान देते हैं। वे जटिल अणुओं के निर्माण के लिए सतह प्रदान करते हैं जिसमें कार्बनिक यौगिक शामिल हैं जो जीवन के उद्भव के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इंफ्रारेड दूरबीनें जैसे कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST और स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप ब्रह्मांड में धूल का अवलोकन करने के लिए महत्वपूर्ण है। वे धूल के बादलों में प्रवेश कर सकते हैं और तारा निर्माण क्षेत्रों और निहारिकाओं की विस्तृत छवियां प्रदान कर सकते हैं। धूल और निहारिकाएं आकाशगंगाओं के आवश्यक घटक हैं। वे तारों के निर्माण और विनाश के चक्र में योगदान करते हैं जो ब्रह्मांडीय समय सीमाओं पर आकाशगंगाओं के विकास को प्रभावित करते हैं। अंडाकार आकाशगंगाओं में सर्पिल आकाशगंगाओं की तुलना में कम धूल होती है क्योंकि वे आमतौर पर पुरानी होती है और अपनी गैस और धूल का ज्यादातर हिस्सा इस्तेमाल कर चुकी होती है या बाहर निकाल चुकी होती है। विभिन्न प्रकार की आकाशगंगाओं में धूल की मात्रा का अध्ययन करने से खगोलविदों को उनके विकासवादी इतिहास को समझने में मदद मिलती है। ब्रह्मांडीय धूल के कण भी अंतर आकाशगंगा अंतरिक्ष में पाए जाते हैं जो विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से आकाशगंगाओं से बाहर निकाले गए हैं। ये कण ब्रह्मांड के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली स्थितियों और प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्रदान कर सकते हैं। दूर की आकाशगंगाओं और क्वासरों के अवलोकन से पता चलता है कि प्रारंभिक ब्रह्मांड में धूल मौजूद थी। बिग बैंग के बाद इतनी जल्दी धूल कैसे बनी, यह समझना अनुसंधान का एक सक्रिय क्षेत्र है जो सितारों और आकाशगंगाओं की पहली पीढ़ियों पर प्रकाश डालता है। प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क में धूल के कण ग्रहों के निर्माण खंड है। धूल के कणों की संरचना, आकार, वितरण और गतिशीलता ग्रहों के प्रकार और जीवन की मेजबानी करने की उनकी क्षमता को प्रभावित करती है। स्टारडस्ट अंतरिक्ष यान जैसे मिशन जिन्होंने धूमकेतु और अंतरतारकीय धूल के नमूने एकत्र किए, ब्रह्मांडीय धूल की संरचना और गुणों के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी प्रदान करते हैं जिससे ब्रह्मांड में इसकी भूमिका के बारे में हमारी समझ बढ़ती है। धूल हमारे सौर मंडल में भी प्रचलित है जो धूमकेतु, क्षुद्र ग्रहों और अंतर्ग्रहीय टकरावों से उत्पन्न होती है। सौर मंडल के इतिहास और विकास के बारे में जानने के लिए इस धूल का अध्ययन अंतरिक्ष मिशनों और जमीन पर आधारित दूरबीनों द्वारा किया जा सकता है। धूल प्रकाश को अवशोषित और बिखेर कर खगोलीय प्रेक्षणों को प्रभावित करती है। यह विलुप्ति दूर की वस्तुओं के बारे में हमारी दृष्टि को अस्पष्ट कर सकती है जिससे खगोलविदों को डेटा की व्याख्या करते समय और मॉडल विकसित करते समय धूल को ध्यान में रखना होगा। भविष्य का शोध धूल और नेबुला की उत्पत्ति, विकास और प्रभाव का पता लगाना जारी रखेगा। उन्नत दूरबीन, अंतरिक्ष मिशन और ब्रह्मांडीय धूल एनालॉग के प्रयोगशाला अध्ययन ब्रह्मांड के इन मूलभूत घटकों में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करेंगे। धूल के कण और नेबुला पदार्थ और ऊर्जा के ब्रह्मांडीय चक्र का अभिन्न अंग है। वे सितारों और ग्रहों के निर्माण में योगदान करते हैं, आकाशगंगा की गतिशीलता को प्रभावित करते हैं और ब्रह्मांड में जीवन की संभावना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जिससे वे ब्रह्मांड की हमारी समझ के लिए आवश्यक हो जाते हैं।